गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियां, और इसमें हमने चयन किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची। और अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में आपसे अनुसूची का सामान्य अर्थ, अनुसूची की परिभाषाएं, अनुसूची पे विभिन्न विद्वानों के मत, अनुसूची की विशेषता, अनुसूची के उद्देश्य और अनुसूची के प्रकारों पे विस्तार से चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए शेड्यूल, कि अनुसूची का निर्माण किन किन चरणों से गुजरकर किया जाता है। आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी अनुसूची का निर्माण अथवा रचना के लिए निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके कुछ चरण हैं। पहला और महत्वपूर्ण है अध्ययन विषय का निर्धारण करना तथा यह तय करना कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य संकलित किए जाने हैं। दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है और प्रत्येक पहलू को भी कई उप भागों में बांट दिया जाता है। तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी के जो बॉक्सेस हैं खाने और उनकी भाषा, हेडिंग्स तय किए जाते हैं। चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है जिससे कि सिलसिलेवार सूचनाएं प्राप्त की जा सके तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध और वर्गीकृत की जा सके। अंतिम और 5वें चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। इस हेतु एक छोटे से निदर्शन पर, फील्ड के ऊपर हम जाते हैं, वहाँ कुछ लोगों का चयन करते हैं, निदर्शन पर उनका प्रयोग किया जाता है जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुसूची की कमियों का पता लगाया जाता है, जिन्हें दूर करके ही वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है। ये अनुसूची के 5 प्रमुख चरण हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुसूची के 2 भाग होते हैं, एक भौतिक भाग बाह्य पक्ष और एक दूसरा है आंतरिक पक्ष। दोनों की रचना में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसकी अब हम सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। जो अनुसूची है उसके भौतिक या बाह्य पक्ष में हमें निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें पहला है अनुसूची का आकार 8x11 से अधिक बड़ा ना हो। 8x11 का मतलब हो गया जिस पन्ने के ऊपर आप फोटोकॉपी करवा के लाते हैं ना, फोटोकॉपी किया हुआ पन्ना होता है जिसको A4 साइज बोलते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसूची हेतु प्रयुक्त कागज छकने या खुरदरा न हो वरन चिकना व साफ हो। यानी जिस कागज़ के ऊपर हम प्रश्न लिख रहे हैं वो खुरदरा नहीं हो। जैसे पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं, दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत, इनके जो अखबार है वो खुरदरे से एक हैं। वहीं कुछ मैगजीन्स है, इंडिया टुडे वगैरह, इनका पन्ना देखते हैं ना, बहुत प्लेन है, चिकना पन्ना है। एक तो उसके ऊपर कोई चीज़ प्रिंट की हुई होगी तो आपको बहुत जल्दी अपील करती है। एक खुरदरे कागज़ पे कुछ लिखा हुआ होगा
तो हमारी थोड़ी सी पढ़ने की अभिरुचि उसमें कम रहती है। ये मानव की प्रकृति है कि वो रंग के प्रति, इन चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। तीसरा है रंगीन कागज का प्रयोग आकर्षक होता है। नेक्स्ट है सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए, हाशिए छोड़े जाने चाहिए। अनुसूची में कागज के एक ही तरफ लिखना श्रेष्ठ होता है, आगे पीछे नहीं लिखना है, एक तरफ लिखना हो। कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित किया जाए। और अंतिम है अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं। ये तो हमने बात की अनुसूची के बाह्य पक्षों की। अब मैं आपसे बात करूंगा अनुसूची की अंतर्वस्तु की, कि उसमें जो कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, उसमें जो प्रश्न लिखे जा रहे हैं, उनके संदर्भ में अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत दो प्रकार की बातें होती है। पहला, उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी, और दूसरा है समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणी। पहले बात करते हैं उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी। इसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। और दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होता है। इसी से अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्था या व्यक्ति का परिचय भी होता है। अब बात करेंगे हम अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न। अनुसूची में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि अनुसूची में क्या होता है, एक प्रपत्र, उसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं लाई जाती है। अतः उनके निर्माण में उचित शब्दों एवं प्रश्नों का चयन आवश्यक है, जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रश्नावली या अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें निम्नांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अनिर्दिष्ट प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है। वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः किसी समस्या पर जनमत जानने, उनके कारण, उनका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। इनके उत्तर विविधतापूर्ण, अनिश्चित एवं लंबे होते हैं। सूचनादाता की मनोवृत्तियों को जानने के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण हैं, या वर्तमान में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में आपकी राय पूछी जाए कि आप वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं। या मैं आपसे पूछूं कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप अपनी विचारों को 5-10 जो खाली लाइनें होती हैं उनमें व्यक्त करेंगे। खुल के आपको विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे एग्ज़ाम में है ना, क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आते हैं यस नो वाले, एक आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, और एक आते हैं जहाँ क्वेश्चन दिया है और नीचे आपको उसमें 5, 7, 10, 15 लाइनें लिखनी होती है। दूसरा है निर्दिष्ट प्रश्न। इनमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिख दिए जाते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई उत्तर चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना सरल होता है तथा उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन भी सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में सजातीयता भी अधिक होती है। निर्दिष्ट प्रश्नों के अगर हम उदाहरण
दें तो हम बात कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, अब फिर उसने कई विकल्प दे दिए, विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा। इनमें से कोई सा भी एक आपको विकल्प चुनना है जिस स्थिति में आप हैं। या मैं आपसे पूछूं कि आपकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, शिक्षित, अशिक्षित। शिक्षित है, शिक्षित के ऊपर टिक लगाना है आपको। इसी प्रकार से होते हैं एक दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के दो ही उत्तर संभावित हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक अथवा दोहरे उत्तरों वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं सारणीयन सरल एवं सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों की अगर हम उदाहरणों की चर्चा करें तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, आप एससी के हैं क्या? इसमें मैं आपको फिर सामने विकल्प दे सकता हूँ, हाँ अथवा नहीं। हाँ है तो हाँ के पे टिक लगा देंगे, नहीं है तो नहीं पे लगा देंगे। क्या आप चाय पीते हैं, हाँ या नहीं? क्या आप सह शिक्षा को एजुकेशन के पक्ष में हैं या नहीं, हाँ या नहीं? अगला होते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को उनमें से कोई एक उत्तर छांटना होता है। ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। इसमें सभी संभावित उत्तर लिखने के बाद अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है और जिसमें और भी कोई उत्तर होने पर उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसके जैसे हम कोई उदाहरण की चर्चा करें तो जैसे आपको प्रश्न दिया कि जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे, लाइफ पार्टनर, विवाह। पहला है स्वास्थ्य और सौंदर्य, दूसरा है आयु, तीसरी है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, चौथा हो सकता है शिक्षा, पांचवा हो सकता है संपत्ति, छठवां हो सकता है स्वभाव एवं गुण और सातवां आप दे देंगे अन्य कोई। भाई आपके और भी कोई दिमाग में मन में कोई बात है तो अन्य कोई, जिसमें अगला अपनी खुल के और विचार व्यक्त कर देगा। इसी प्रकार से कुछ इसके अन्य और हैं जिन प्रकारों की मैं कल आपसे और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। मैं आपसे बार बार मेरे वीडियो के अंत में यही आपसे एक मेरी सलाह रहती है आपसे कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखें और सरकार द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। और ये जो आपको कॉलेज के माध्यम से जो यूट्यूब पे वीडियोस मिल रहे हैं इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ये कंटेंट्स भी दिए जा रहे हैं, इन्हें आप नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन करें और सबसे महत्वपूर्ण आप स्वस्थ रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।